नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी वीडियो पर हम सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय और उनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। कार्ल मार्क्स का जीवन काल 1818 से 1883 तक रहा है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे। इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइनलैंड प्रांत के एक छोटे से नगर ट्रियर में हुआ था। इनके माता पिता यहूदी धर्म के मानने वाले व्यक्ति थे। इनके पिता वकील और माता गृहिणी थी। 1824 में मार्क्स के परिवार ने मतलब इनके माता पिता ने यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। चूँकि यह घटना मार्क्स के बचपन में घटी थी, तो इस घटना ने मार्क्स को बहुत अधिक प्रभावित किया। इस घटना के प्रभाव स्वरूप वे संपूर्ण जीवन में यहूदियों के कटु आलोचक बन गए। इसी कारण उन्होंने धर्म को अफीम कहा है। मार्क्स बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। पढ़ाई लिखाई में उनकी बहुत अधिक रुचि हुआ करती थी। बड़े होकर उनकी रुचि कानून विषय में हुई, तो इसके लिए उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। इसके बाद उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों से साहित्य, इतिहास और दर्शन विषयों में अपना अध्ययन कार्य शुरू किया। इसी काल में मार्क्स हीगल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। हीगल एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे। बाद में 1841 में मार्क्स ने एक निबंध लिखा जिसका नाम था द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रिटस एंड एपिक्यूरस। इसी लेखन से उन्हें अपनी डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त हुई। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें देख लेते हैं। फर्स्ट है दास कैपिटल, नेक्स्ट है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, नेक्स्ट है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, नेक्स्ट है द होली फैमिली, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्रोग्राम, नेक्स्ट है जर्मन आइडियोलॉजी, नेक्स्ट है पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, नेक्स्ट है फिलॉसफी एंड इकोनॉमी। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को। मार्क्स के अनुसार समाज में संघर्ष सदैव से ही होते चले आए हैं। इन्होंने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि अब तक के समस्त विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। आधुनिक युग में समाज में दो वर्गों का अस्तित्व बताया है। पहला है पूंजीपति और दूसरा है श्रमिक। इन वर्गों के हित एक दूसरे के विपरीत हैं। इस कारण इनमें संघर्ष सदैव चलता रहता है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही समाज मानवीय आशाओं के अनुरूप उन्नति नहीं कर पाता है। इसलिए वर्ग संघर्ष ही राज्य तथा समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है। मार्क्स ने एक वर्गहीन समाज की कल्पना की है। मार्क्स अपने वर्ग संघर्ष के इस सिद्धांत को निम्नलिखित आधारों पर सत्य मानते हैं। पहला है, मार्क्स इस बात में विश्वास करते हैं कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था के अतिरिक्त प्राचीन काल से ही इतिहास में विरोधी वर्गों का अस्तित्व देखने को मिलता है। दूसरा है, व्यक्तियों के विभिन्न स्वार्थ होते हैं, इसलिए उनमें मतभेद होना स्वाभाविक है। तीसरा है, सभी लोग अपनी क्षमता और कार्यकुशलता में समान नहीं होते हैं, इसलिए भी समाज में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। चौथा है, मार्क्स का विचार है कि विश्व में महायुद्धों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण पूंजीवाद है और युद्धों में एक प्रबल वर्ग निम्न वर्ग के अधिकारों का हनन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में इस अंतर विरोध के कारण
क्रांति का जन्म होता है। पांचवा है मार्क्स और एंजल्स का मत है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग भेद के कारण ही हुई है। तो मार्क्स का मानना था कि जब समाज में पूंजीपतियों का उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, तब समाज धनिक वर्ग और निर्धन वर्ग में विभाजित हो जाएगा। इस पूंजीवादी युग में श्रमिकों के दुखों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। श्रम के अधिक शोषण करने तथा निरंतर घटती मजदूरी के कारण श्रमिक निरंतर दुखों तथा कठिनाइयों के दबावों में रहते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी निरंतर गिरता चला जाता है और वे इस स्थिति में भी नहीं रहते हैं कि अब और अधिक परिश्रम कर सकें। पूंजीवादी युग मानवीय संवेदनाओं को समाप्त कर देता है। पूंजीपति श्रमिकों को पशुओं के रूप में देखता है। वह कम मजदूरी देकर अधिक कार्य लेना चाहता है। मार्क्स ने इसे आपदाओं का बढ़ता हुआ सिद्धांत का नाम दिया है। मार्क्स का कहना था कि एक दिन यही स्थिति क्रांति को जन्म देगी, जब दुनिया के मजदूर संगठित होकर पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति करके उसको समाप्त कर देंगे और एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स इसी प्रकार की क्रांति को वर्ग संघर्ष की संज्ञा प्रदान करते हैं और वर्ग संघर्ष को ही पूंजीवाद के विनाश के कारण मानते हैं। मार्क्स का मत है कि जब श्रमिक वर्ग पूंजीवाद का उन्मूलन कर लेगा, तब समाज में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। उत्पादन के सभी साधनों पर श्रमिकों का सामूहिक अधिकार होगा और ऐसा समाज वर्गहीन समाज होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमतानुसार कार्य और योग्यता अनुसार वेतन मिलेगा। उस समाज में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से कार्य करना होगा और उसमें साहित्य, संस्कृति व कला का पूर्ण रूप से विकास होगा।